वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा वेस्पर थ्योरी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए। और ये प्रश्न जो है वेस्पर थ्योरी आपके सेक्शन सी में पूछा जाता है। सेक्शन सी में पेपर में यानी पेपर पैटर्न जब आपका रिटर्न हो गया है तो आपके सेक्शन सी में ये प्रश्न पूछा जाना है, जिसके लिए आप लोगों को 10 नंबर मिलने हैं और इसका आंसर राइटिंग आपको 500 शब्दों में करना होता है। मेरे प्यारे मित्रों, तो आज हम बात करेंगे बेसिकली वेस्पर थ्योरी पर, जिसका पूरा नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि दोस्तों ये क्लास जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टार्ट की गई है, जिसमें सेमेस्टर वाइज प्रणाली के आधार पर एक क्लास संचालित की जा रही है और आप लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, हम बात कर रहे थे वेस्पर थ्योरी की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आना तय है, इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और कल की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। पेपर में आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो वेस्पर थ्योरी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। क्या कहते हैं? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण थ्योरी। इस थ्योरी को सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम है RJ गैलेस्पी और दूसरे का नाम है RS नाइम होल। ठीक है, तो ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस थ्योरी को सर्वप्रथम प्रपोज किया था, यानी कि डिस्कवर किया था, और इन्होंने बताया था कि इस थ्योरी के आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल का से ज्योमेट्री ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? किसी भी मॉलिक्यूल का या कोवैलेंट मॉलिक्यूल का क्या ज्ञात करेंगे? ज्योमेट्री ज्ञात करेंगे। यानी कि हमें वेस्पर थ्योरी की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ज्ञात करना है, ज्योमेट्री फाइंड करना है। और अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ज्ञात कर सकते हैं और इसमें संकरण का क्या योगदान है और कहाँ पर इसका प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए इसके एप्लीकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण थ्योरी को सर्वप्रथम, यानी कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय RJ गैलेस्पी एंड RS नाइम होल इन 1957 and was given to account the geometry of covalent molecule। यानी कि इस सिद्धांत को गैलेस्पी तथा नाइम होल ने 1957 में सर्वप्रथम ज्ञात किया था और बताया था। ये ज्ञात किसके लिए किया गया था? ये किसी भी अणु की आकृति का निर्धारण करने के लिए इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का निर्धारण करने के लिए वेस्पर थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था RJ गैलेस्पी और दूसरे का क्या नाम था? RS नाइम होल। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ज्ञात करने के लिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या है और इसमें बेसिकली करना क्या है। तो जो वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी से हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता चलता है। किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में हमें पता चलता है कहाँ से? वेस्पर थ्योरी से। कहाँ से पता चलता है? वेस्पर थ्योरी, जिसे कहते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में या ज्योमेट्री के बारे में।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन से हमें किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें संकरण बताता है। ये हमें कौन बताता है? संकरण बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें संकरण फाइंड करना हो, अगर हमें संकरण किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना हो, किसी भी अणु का संकरण ज्ञात करना हो, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि वेस्पर थ्योरी की मदद से हम क्या निकालते हैं? किसी भी अणु का शेप। क्या? किसी भी अणु का शेप। और हाइब्रिडाइजेशन से यानी संकरण से क्या निकालते हैं? किसी भी अणु की ज्योमेट्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं बता दूं। देखिए, जो वेस्पर थ्योरी थी उसका प्रतिपादन दो वैज्ञानिक ने किया था, आरजे गिलेस्पी और आर एन नाइलहोल। कब किए थे? 1957 में। और ये किस लिए दिया गया था? किसी भी अणु की आकृति को ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसका शेप ज्ञात करने के लिए इस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। वेस्पर थ्योरी हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताती है, और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हमें किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में बताता है। ये दो बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको संकरण ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसका एक फार्मूला है, वो आप लोग नोट करेंगे। फार्मूला क्या है? 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि किसी भी अणु में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि उसके आउटर मोस्ट, किसी भी अणु की जैसे बात कर लिया जाए NH3, तो N के आउटर मोस्ट सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो लिखे जाएंगे, प्लस अगर इस मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को लिखा जाएगा, अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर लिया जाएगा, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम तब जा कर के किसी भी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इस फार्मूला को अप्लाई किस प्रकार से करना है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मोनोवैलेंट एटम क्या है। तो मोनोवैलेंट एटम है जिसका बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन। यानी जिनके भी आउटर मोस्ट सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाएंगे? वो मोनोवैलेंट एटम कहलाएंगे। मोनोवैलेंट एटम कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, अब ये फार्मूला जो है 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, यानी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम में जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या, प्लस किसी भी मॉलिक्यूल पर जो पॉजिटिव चार्ज लगा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी कि मोनोवैलेंट एटम की संख्या भी आपको लिखनी है। फिर आपको पता चलेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कितना है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से आप निकालेंगे। देखिए, मोनोवैलेंट एटम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि मोनोवैलेंट एटम ऐसे एटम होते हैं जिनके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम बात कर लेते हैं कि उस फार्मूले से हम किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि ये जैसे मान लिया जाए CH4 का हमें संकरण निकालना हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो इस फार्मूला आपको नोट करना है। फार्मूला था 1/2, उसके बाद में नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो
CH4 में सेंट्रल आइटम कौन है? सेंट्रल आइटम है C, आपका कार्बन सेंट्रल आइटम है। तो कार्बन का आप क्या निकालेंगे? एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसके आउटर मोस्ट सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई कार्बन में। अब दूसरा है, फिर लगा है प्लस पॉजिटिव चार्ज और प्लस निगेटिव चार्ज। तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फिर है अगला जो स्टेप है आपका, अगला जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम यानी कि हाइड्रोजन, मैंने कहा था ना मोनोवैलेंट क्या है? मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हाइड्रोजन क्या है? ये मोनोवैलेंट एटम है, संख्या कितनी है? 4 है। तो हम इसको ऐड कर देंगे, 4 4 8 और 2 चौक 8, यानी कि 4 आ गया। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? जेड बराबर 4 आ गया। अब ये जेड क्या है? जेड ही बताता है आपके हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। तो जेड इक्वल टू फार्मूला जो होता है, एक बार मैं नोट कर देता हूँ, जेड इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस सेल, आप लोग नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, इन सेंट्रल एटम। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होती है। चलिए बोर्ड पर जब आपको बताएंगे तो आपके समझ में काफ़ी आएगा। देखिए जो फार्मूला है ये होता है जेड बराबर 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये है फार्मूला। इसकी मदद से हम ज्ञात करेंगे संकरण। क्या ज्ञात करेंगे? किसी भी मॉलिक्यूल का संकरण ज्ञात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम CH4 का ज्ञात कर रहे थे, तो CH4 मॉलिक्यूल का मान लिया जाए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है CH4 में क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1/2 जेड इक्वल टू 1/2 इसके आउटर मोस्ट सब सेल में नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम 4 और मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है इसमें? देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये कुल मिला के 8 हो गया और इससे काट देंगे यानी कि 4 आ गया। जेड की वैल्यू कितनी आई? जेड की वैल्यू 4 आ गई आपकी, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो संकरण है वो कितना होगा? तो जब भी जेड की वैल्यू आपकी 4 आए तो जो संकरण होगा वो आपका sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। और जो शेप आपका होगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। जब भी जेड की वैल्यू 4 आ जाए तो उसका जो संकरण है वो sp होगा, चाहे वो जिस मॉलिक्यूल का हो। और उसकी अगर हम बात करें शेप की या ज्योमेट्री की, उसकी ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी? उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर ऐसे हम NH3 का ज्ञात करें तो NH3 का नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा हाफ। और हाइड्रोजन यानी कि मोनोवैलेंट एटम की संख्या 3 हो गए, तो कुल मिलाकर 8 और 2 चौक 8, 4 आ गया। यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई? जेड की वैल्यू 4 आ गई। तो जेड की वैल्यू अगर 4 है तो NH3 में कौन सा संकरण पाया जाएगा? sp3 पाया जाएगा। sp3 संकरण पाया जाएगा। NH3 में क्या पाया जाएगा? sp3 संकरण पाया जाएगा। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर H2O का ज्ञात किया जाए, अगर H2O का संकरण निकालना हो तो आप क्या करेंगे? चलिए अब सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम है। और हाइड्रोजन क्या है? ये मोनोवैलेंट एटम है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल नंबर ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना आएगा? 1s2 2s2 2p4। तो इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मोनोवैलेंट एटम कितना है? 2 है, हाइड्रोजन के पास 2। तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी? 8, और 2 से 4 को काट देंगे, यानी कि इसमें भी आपका जेड की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर जेड की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो sp3 बनेगा, और जो इसका ज्योमेट्री होगी वो क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम बता देते हैं कि आपको जेड क्या है। आखिर में जेड की वैल्यू से तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन जेड आखिर में क्या है? तो जेड जो है यह किसी भी मॉलिक्यूल का सम है। किसी भी मॉलिक्यूल का सम होता है जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का होता है। यानी कि जेड इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। जेड इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का जोड़, यानी कुल मिलाकर के सेंट्रल आइटम होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? नोट, जब भी जेड की वैल्यू 4 आ जाए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी जेड की वैल्यू 4 आ जाए तब वहाँ पर संकरण क्या होगा? sp3 संकरण होगा। क्या होगा? sp3 संकरण होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब आप याद कर लेते हैं जेड की वैल्यू के आधार पर किस प्रकार से आप संकरण निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। देखिए ये जेड की वैल्यू लिखी हुई है और ये संकरण लिखे हुए हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं। तो जेड की वैल्यू क्या करती है? हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है जेड की वैल्यू पर। जेड की वैल्यू पर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण डिपेंड करता है। जेड की वैल्यू जितनी आएगी उसी के आधार पर संकरण ज्ञात किया जाएगा। ये ट्रिक है। अगर जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी तो उसमें संकरण क्या होगा? sp होगा। क्या संकरण होगा? sp होगा। अगर जेड की वैल्यू 3 आ जाए तो संकरण कौन सा पाया जाएगा? sp2 संकरण पाया जाएगा। अगर जेड की वैल्यू 4 आ जाए तो क्या होगा? sp3 होगा, जिसका मैंने एग्जाम्पल आप लोग को बता दिया है। अब अगर जेड की वैल्यू 5 आ जाती है तो क्या संकरण पाया जाएगा? तो संकरण बनेगा sp3d संकरण बनेगा। अगर जेड की वैल्यू आप निकालें तो अगर 6 आ जाती है तो संकरण की संख्या क्या हो जाएगी? sp3d2 हो जाएगी। अगर वैल्यू जेड की जेड इक्वल टू 7 आ जाए तो जो संकरण होगा वो हो जाएगा sp3d3। इतनी बात समझ आ गई आप लोग के? चलिए आगे बात करते हैं। जो आपके वेस्पर थ्योरी का रूल है वो क्या है, इस पर बात करते हैं। अब हम रूल के बारे में बात करते हैं कि वेस्पर थ्योरी का रूल क्या है। रूल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। जो वेस्पर थ्योरी का पहला नियम है वो किस पर आधारित है? तो ये कहता है द ज्योमेट्री ऑफ द कोवैलेंट मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि सहसंयोजक अणुओं की आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित बंद व एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। वेस्पर थ्योरी का पहला रूल ये कहता है कि किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति केंद्रीय परमाणु के जो चारों ओर उपस्थित बंद होते हैं वह एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके युग्मों पर निर्भर करती है। मेरे प्यारे दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम दूसरे रूल को समझते हैं और हम किस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे यानी संकरण निकालेंगे, और जेड की वैल्यू के आधार पर किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे ज्योमेट्री। इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक मॉलिक्यूल है BeCl2। क्या है? BeCl2। अब हमें ज्ञात करना है इसका संकरण। तो इसमें जेड की वैल्यू आप लोग जेड का जो मैंने बताया है ना आपको संकरण निकालने के लिए, जेड इक्वल टू क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तो उसको भी लिया जाएगा, प्लस चार्ज होगा उसका भी, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम को भी लिया जाएगा। ठीक है, तो BeCl2 में हम बात करते हैं कि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम यानी कि Cl2 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 4, और 2 से काट देंगे तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा।
तो जेड की वैल्यू अगर 2 आ गई, जेड की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहाँ पर संकरण क्या बनेगा, sp बनेगा, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। क्या बनेगी मेरे प्यारे मित्रों, लीनियर हो जाएगी। तो आप, मुझे लगता है कि अब आप लोग फार्मूले की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री ज्ञात कर सकते हैं, ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको CH4 का निकालने के लिए बताया था, फार्मूला मैंने आपको बता दिया एक बार, फार्मूला आप लोग फिर से नोट कर लीजिए। 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सबसेल, यानी सेंट्रल एटम, प्लस अगर CH4 पे प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिया जाएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद में फिर प्लस लगा के मोनोवैलेंट एटम, क्या, मोनोवैलेंट एटम, इतना फार्मूला लगा के आप याद करेंगे संकरण, ठीक है। तो ये फार्मूला है जो मैंने PDF में दे दिया, वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। तो CH4 अगर निकालें तो CH4 में सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है, तो C है सेंट्रल एटम। तो C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और मोनोवैलेंट एटम की संख्या क्या है, 4 है। तो कुल मिला के 8 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा यानी संकरण बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर sp3 संकरण होगा। जब भी जेड की वैल्यू क्या आ जाए, जब भी जेड की वैल्यू 4 आ जाए तो संकरण क्या होगा, sp3 होगा। और जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। है दूसरा रूल, ये क्या कहता है, ये कहता है द मॉलिक्यूल विल हैव द रेगुलर ज्योमेट्री, द मॉलिक्यूल विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री इफ ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम कंटेन ओनली शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि केंद्रीय परमाणु के सभी संकरित कक्षक में, केंद्रीय परमाणु के सभी संकरित कक्षकों में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, यानी कि कोई भी सेंट्रल एटम के जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनके जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो क्या करेंगे, जो साझा करता है इलेक्ट्रॉन, उनके युग्म पर उपस्थित होने पर जो अणु की आकृति होगी, जो अणु की ज्योमेट्री बनेगी यानी शेप बनेगी, वो क्या होगी, वो नियत होगी, वो क्या रहेगी, नियमित होगी। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आप लोग के समझ में काफ़ी आएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसी पर बेस पर थ्योरी है, और यही बेस पर थ्योरी बेस है इसी पर। देखिए ये रूल क्या है, तीसरा नियम यह है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के पास डिफरेंट प्रकार के ऑर्डर ऑफ रिपल्सन पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 3 नंबर रूल के बारे में आपको बताते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, जो रिपल्सन है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सब में अलग अलग होता है। जैसे कि बात कर लें मेनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला है आपका बॉन्ड पेयर और दूसरा है आपका लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है, जो इस प्रकार से बनता है इसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। लोन पेयर क्या है, तो इस प्रकार से जो बनता है, और यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में जो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड है वो किस में अधिक है, किस में ज़्यादा है, किस प्रकार से है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो लोन पेयर का मैग्नीट्यूड है, जो लोन पेयर का रिपल्सन है वो सबसे अधिक होता है। अगर लोन पेयर का रिपल्सन होगा तो वो क्या होगा, वो सबसे अधिक होगा। लोन पेयर का रिपल्सन सबसे अधिक होता है। उसके बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन इससे थोड़ा सा कम होता है। सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, ठीक है। तो सबसे कम रिपल्सन किस में होगा, बॉन्ड पेयर में होगा। सबसे अधिक लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो
इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो इन बातों को आप ध्यान रखना है कि लोन पेयर किस में रिपल्सन अधिक होना है, इतनी बातों का ध्यान रखते हुए चलता। फिर आगे पढ़ते हैं, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। जो अगला वेस्पर थ्योरी कहता है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। यानी कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा जब नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या सेंट्रल एटम में बढ़ेगी। अगर लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तो जो उनके बॉन्ड एंगल होंगे वो क्या करेंगे, वो कम हो जाएंगे। और देखते हैं कि किस प्रकार से कम हो जाएंगी। देखिए कि मान लिया CH4 मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें 0 है, तो CH4 का बना देते हैं स्ट्रक्चर। चलिए CH4 मॉलिक्यूल का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखिए ये है C और इसमें जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो इसमें लोन पेयर की संख्या क्या है, 0। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या है, 109.5 मिनट। अब बात कर लेते हैं NH3 की। NH3 की बात कर लेते हैं। इसमें हम ज्ञात करेंगे कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्यों डिक्रीज कर रहा है। इसमें लोन पेयर की संख्या कितनी है, ये है देखिए NH3। तो इसमें हाइड्रोजन जो जुड़े हैं ये इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्या होगी, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें युग्म होगा। और जैसे ही इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसकी बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं H2O में। देखिए H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें जो लोन पेयर की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सबसेल में जो इसकी ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है ना, और जब टेट्राहेड्रल होगी तो 4 आएगा। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें 4 बन रहा है, तो इसमें 2 तो बॉन्ड पेयर पाए जाएंगे। देखिए अगर बात किया जाए H2O में तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बनेंगे, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बनेंगे। तो अगर इसका जो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेंट्रल एटम में इंक्रीज करेगी। मेरे प्यारे मित्रों इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जो चौथा रूल है और आपका लास्ट रूल है। ये कहता है ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, greater is the number of lone pair electron on the central atom, greater will be distance fail the geometry of molecule। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि फर्दर यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेंट्रल एटम में ज़्यादा होगी, और जब ये पूरी तरह से डिफाइंड हो जाएगी तो इस किसी भी ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो पूरी तरह फेल हो जाएगी। यानी कि जब भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी सेंट्रल एटम में, और अधिक होगी, अधिक होने के साथ साथ जो उनका रिपल्सन होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो किसी भी सेंट्रल एटम में मॉलिक्यूल जो ज्ञात होंगे वो क्या करेंगे, उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो फेल कर जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई हमारे प्यारे दोस्तों। तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आपके वेस्पर थ्योरी की वो मैंने बता दी। अगर आप ये पूरा PDF तैयार कर लेते हैं तो आपके जो सेक्शन C में प्रश्न पूछा जाना है वो इसी प्रकार से आएगा और आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज की क्लास में मैंने वेस्पर थ्योरी का डिस्कशन कर दिया है, जैसा कि आप सबको मैंने अगली क्लास में, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बता दिया है, फजान्स भाई साहब का रूल भी बता दिया है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 1 यानी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के अधिकांश टॉपिकों का डिस्कशन हमने कर लिया था, और आज हमने वेस्पर थ्योरी का भी डिस्कशन कर लिया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप सबके लिए। आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, आपके सेक्शन C में आना है वेस्पर थ्योरी।
तो इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बेसिकली जो आपका वेस्पर थ्योरी था वो किस पर आधारित था? जो आपकी वेस्पर थ्योरी है वो बेसिकली आधारित थी किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को ज्ञात करने के लिए, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन का सहारा यानी संकरण का सहारा भी लेना पड़ता है, जिसमें हमें ज्ञात करना होता है कि किसी भी संकरण किसी भी मॉलिक्यूल का संकरण कैसे है, और उसकी मदद से हम ज्ञात करते हैं ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग के। चलिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट, और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगली क्लास आप लोग के लिए होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर को लेकर के, जो आपका लास्ट मॉडल पेपर है। ठीक है, केमिस्ट्री की कल मॉडल सॉल्व पेपर देंगे, यानी कि लास्ट मॉडल पेपर होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन होगा। साथ ही साथ आप लोग को बताएंगे कि आप लोग आंसर राइटिंग किस प्रकार से करना है, आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करना है, इन सभी बातों का डिस्कशन कल की क्लास में होगा। चलिए मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।